मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो इसी तरह हौसला बनाए रखिए और जिस तरह एचटीएमएल फिनिश किया है उसी तरह सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और बाकी की जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो कि नीडेड है वेब डेवलपमेंट के लिए, वो भी हम लोग खत्म कर रहे होंगे। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर, सीएसएस। है ना? देखो, पेन कहाँ गया मेरा? ओके, पेन मिल चुका है। सीएसएस, देखो सीएसएस क्या होता है। सीएसएस यूज होता है स्टाइलिंग के लिए। ओके, इधर भी चला गया। सीएसएस यूज होता है स्टाइलिंग के लिए। स्टाइलिंग के लिए मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो? स्टाइलिंग के लिए मतलब जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया था, मैंने जो आपको प्रोजेक्ट दिए थे कि क्या करना है आपको, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने कही थी बनाने को, राइट? तो उसमें तो आप सिर्फ ऐसे कर रहे थे कि एक इमेज लग रही थी, एक नेम लिखा जा रहा था, एक लाइन, फिर स्किल्स हो रही थी आपकी, और उसके बारे में ये सारी चीजें आप लोगों ने बनाई थी। ये स्ट्रक्चर हो गया कि आपने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना दिया, राइट? अब पूरी जो वेबसाइट बननी है वो इसी के ऊपर डिपेंड होगी, इसी तरह की, इसी के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। अब बात आता है कि ये जो आपने स्किल लिखा है, मैं चाहता हूँ इसको ब्लू कलर का कर दूं। मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज है, फॉन्ट साइज है, उसको और ज्यादा बड़ा कर दूं, 2x कर दूं, 3x कर दूं, और ज्यादा मतलब बढ़ा दूं। तो वो कैसे करूं? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है वो स्क्वायर शेप में आ रही है, इसको सर्कल में कैसे करूं? है ना? सर्कल में कैसे करूं? स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, वो कभी कभी हो जाता है, ठीक? आती है वैसे मुझे। है ना? तो सर्कल पे, सर्कल कैसे करूं? है ना? अब बटन लगी है, ठीक है, बटन लगी है आपकी, ठीक। अब ये बटन का कलर तो नॉर्मल सा बेकार सा एकदम सिल्वर कलर का है, ठीक। तो इसको मैं रेड कलर में बटन कैसे करूं? मैं ग्रीन कलर में कैसे करूं? मैं ब्लू कलर में कैसे करूं? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। देखो यार, सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक, ये एक शीट होती है और इसमें हम लोग वो डेटा लिखते हैं जो डेटा एचटीएमएल को नीडेड होता है डिजाइनिंग के लिए, ठीक। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि इसको लिखते कैसे। इसको लिखने का दो मेजर तरीका है जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ऐसे तो और भी तरीके, बट जो बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं वो तरीका है, सबसे पहला, क्लास के थ्रू हम लोग इसको यूज करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, क्लास के थ्रू, राइट। और उसके बाद हम लोग आईडी के थ्रू यूज करेंगे, ठीक। ये दो मेजर तरीके हैं जिससे हम लोग करते हैं। बाकी तो और भी ज्यादा, और भी बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में जान रहे होंगे। सिंटैक्स क्या होता है सीएसएस लिखने का? देखो, जैसे कि क्लास मैंने बताई थी कि हम लोग एक पर्टिकुलर टैग को अलॉट करते हैं ताकि उनको भी एक आइडेंटिटी मिल सके, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक पैराग्राफ टैग है और बहुत सारे पैराग्राफ टैग हैं, एक नहीं है। आपने पूरी एक वेबसाइट बनाई है जिसमें मल्टीपल आर्टिकल्स हैं और उन मल्टीपल आर्टिकल्स में मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स का यूज हुआ है। अब इन मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स को आप एक आइडेंटिटी देते हो जिसको हम लोग क्लास कहते हैं, ठीक। अब क्लास को फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया, क्लास लिख के आपने लिख दिया कि क्या लिखा, क्लास लिख के फॉर एग्जांपल लिख दिया आपने आर्टिकल, ठीक। या फिर कुछ भी लिख दिया नेम। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि इसको हम लोग कुछ एक लॉजिकल सा नेम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल पैरा रेड, ठीक, पैराग्राफ रेड, ये क्लास का नेम लिख दिया, ठीक। कुछ ऐसा लॉजिकल सा नेम जो कि समझ में ही आ जाए। या फिर इसको कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक। छोड़ो, यही ठीक है, अभी के लिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक। पैरा रेड, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका पेज है, यानी जो पैराग्राफ है, उसमें सीएसएस हम लोग कैसे ऐड करेंगे? देखो, सीएसएस ऐड करने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका होता है कि सिंटैक्स इसका क्या होता है मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग लिखते हैं डॉट। क्या लिखते हैं? डॉट। लिख दिया डॉट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्लास का नेम। फॉर एग्जांपल मुझे जितने भी पैराग्राफ है उनका जो कलर है वो रेड करना है। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्लास नेम पैरा रेड, ठीक। देन हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज का मतलब, जैसे प्रॉपर्टीज मुझे कलर चेंज करना है तो जो कलर है वो हो गई प्रॉपर्टी, और कलर कौन सा रखना है? रेड। और रेड रखना है, ये हो गया आपका वैल्यू। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वैल्यू। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी, ठीक। और यहाँ पे हम लोग फिर जो कर्ली ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक सिंटैक्स हो गया जो कि हम लोग यूज करते हैं आपका सीएसएस लिखने के लिए। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी यूज करके देखेंगे। आओ चलो देखते हैं। तो पहले एक और चीज देख लेते हैं कि हाउ टू इंक्लूड सीएसएस, यानी हाउ टू इंक्लूड, एक मिनट, हाउ टू इंक्लूड स्टाइल, कि हम लोग ठीक है ये हम मैं प्रॉपर्टी लिख लूंगा, मैं समझ गया हूँ कि ये इसका सिंटैक्स होता है और ये सिंटैक्स में लिख के अपना कलर जो है पैराग्राफ का वो रेड में कर लूंगा। लेकिन मैं स्टाइल जो है वो लिखूं कैसे, कैसे लिखूं? तो पहला जो मेथड होता है वो होता है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल मतलब क्या, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग अपने वीएस कोड में। ये हम लोगों का प्यारा सा वीएस कोड है और आ जाएंगे अपनी एचटीएमएल में जहाँ पे हम लोग अभी तक सीखते आ रहे हैं, ठीक। तो इसको मैं पहले के लिए क्लोज कर देता हूँ और अभी के लिए पैरा बनाता हूँ। और पैराग्राफ का जो क्लास है, क्लास को मैं लिख देता हूँ पैरा रेड ही लिख देता हूँ मैं, है ना, पैरा रेड। और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख सकते हैं। लॉरेम मैंने बताया था आपको कैसे यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब जितने भी वर्ड्स लिखते हैं या फिर जितना भी नंबर लिखते हैं उतने वर्ड्स हम लोगों के लिए आ जाते हैं लॉरेम लिख के, राइट। तो ये हम लोग के पास एक पैराग्राफ हो गया। इसको ओपन विद लाइव सर्वर मैंने किया, तो ये वेबसाइट में इस तरह का कुछ खुल के आ रहा है, ठीक। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। स्टाइलिंग ऐड करने का पहला तरीका कौन सा था? इनलाइन स्टाइलिंग। कौन सा था? इनलाइन स्टाइलिंग। अब नाम से ही तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये इनलाइन स्टाइलिंग है, मतलब एक लाइन के अंदर ही, लाइन के पर्टिकुलर लाइन के अंदर ही हम लोग स्टाइल कर रहे होंगे, ठीक। तो ये तरीका वैसे तो बहुत ही ज्यादा रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं, बट जानने के लिए समझ लेते हैं फॉर नॉलेज पर्पस। इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है? जहां पे हम लोगों ने ये टैग को डिफाइन किया है उसी में स्टाइल करना। फॉर एग्जांपल ये जो ब्रैकेट है जहां पे ये आपका टैग फिनिश हुआ है, मैंने क्लास लिख दिया, ठीक। क्लास की वजह से अभी जरूरत नहीं थी तो मैं क्लास हटा देता हूँ, ठीक। क्लास की जरूरत तुम लोग को बाद में पड़ेगी। अब ये पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा स्टाइल, एंड स्टाइल इज इक्वल टू कलर और देन कॉलन एंड रेड, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कहाँ गई वेबसाइट, ये रही। तो ये जो पैराग्राफ है, कंप्लीट पैराग्राफ, इसका जो क्या कहते हैं, जो कलर है वो रेड हो चुका है, ठीक। तो ये होती है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग हम लोग डायरेक्टली उसी लाइन में करते हैं, उसी टैग में करते हैं जिस टैग के लिए हम लोग स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। ये जो स्टाइलिंग का मेथड है ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं कि पर्टिकुलर मुझे सिर्फ इसी लाइन को स्टाइल करना है या सिर्फ एक ही स्टाइल देना है, देन हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। तो ये हो गई अपनी इनलाइन स्टाइलिंग, ओके। और कितने टाइप की स्टाइलिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं अभी सीएसएस में पढ़ने को, है ना। अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करो, ठीक। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। पहला पहला है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग हम लोग विद इन टैग करते हैं ना, इसको ये कह सकते हो विद इन टैग करते हैं, जहां पे बेसिकली हम लोग टैग को डिफाइन करते हैं वहां पे, ओके। नेक्स्ट है यूजिंग स्टाइल टैग। यूजिंग स्टाइल टैग, अब इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आए हम लोग और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका टाइटल वाला लिखा हुआ है यानी हेड जो आपका टैग है, हेड टैग के अंदर हम लोग एक स्टाइल को, स्टाइल टैग लिखते हैं। ये हम लोगों ने एक स्टाइल टैग ओपन किया एंड क्लोज किया। अब इस स्टाइल टैग के अंदर हम लोग अपनी सीएसएस को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ एंड अब यहाँ पे मैं क्लास को डिफाइन कर देता हूँ, क्लास पैरा रेड, ठीक। और जब हम लोग आएंगे अपनी वेबसाइट में तो ये वापस से नॉर्मल हो चुकी है जहाँ ये ब्लैक कलर की है। एंड अब हम लोग स्टाइल में यहाँ पे वो सिंटैक्स लिखेंगे जो सिंटैक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला डॉट क्लास का नेम एंड देन प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यूज की, ठीक। तो इसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट, देन हम लोग लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी का नेम, सॉरी क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है, पैरा रेड, देन कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहला लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी क्या है, कलर, कलर चेंज करना है, देन कॉलन, देन वैल्यू, वैल्यू है आपकी रेड। इसको मैं सेव कर दूंगा और जब मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट में तो देखूंगा कि ये जो इसकी कलर है पैराग्राफ का वो चेंज हो चुका है, ठीक। तो ये सेकंड मेथड होता है कि हम लोग विद इन HTML पेज, विद इन HTML क्या कहते हैं फाइल, एक स्टाइल टैग लगा के इस तरह से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं।
उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोगों को क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट लिखा है इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। देन हम लोग क्या लिखे इसमें लिखेंगे फॉन्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे आखिरी में ये क्लोज करना जरूरी है इस कॉलन के थ्रू। इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ये जो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं। ओके, और जिसको नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में देख ले। ओके, सो कलर हो गया। देन ये हम लोग लगाएंगे, ये क्या है, एक फुल स्टॉप की तरह होता है। फुल स्टॉप यानी क्या, फुल स्टॉप मतलब लाइन खत्म, यहाँ से जो प्रॉपर्टी है वो खत्म। ठीक, जैसे ही हम लोगों ने ये लगा दिया, देन उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट साइज में लिखेंगे फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल मुझे लार्ज रखनी है, ठीक, लार्ज। तो देखोगे ये जो फॉन्ट साइज है वो उसका इंक्रीज हो गया है। ओके, एंड इसी तरह हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। और जब भी हम लोग एक प्रॉपर्टी को क्लोज कर रहे होंगे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर से, देन हम लोग आखिरी में ये अपना फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपने पढ़ा उसको कहते हैं यूजिंग स्टाइल टैग। ठीक, स्टाइल टैग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक हेड टैग के अंदर एक स्टाइल लिखते हैं और उसके अंदर पूरी सीएसएस लिखते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा, क्या सिर्फ हेड टैग के अंदर? द आंसर इज नो। अगर मैं इसको उठा के यहाँ भी लिख दूं जस्ट बॉडी टैग के नीचे, तभी तुम देखोगे कि ये चीज वर्क कर रही होती है ना। देखो कोई चेंज नहीं आया। फिर हम लोग इसको हेड टैग के अंदर ही मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा सा रीजन है। रीजन क्या है, रीजन मैं बताता हूँ कि ये HTML जो पेज होता है ना, जो हम लोग HTML की स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो रेंडर होती है ऊपर से नीचे। ठीक, ऊपर से नीचे जो हम लोगों ने ऊपर लिखा होगा वो पहले रेंडर होगा, यानी पहले ब्राउजर जो है वो उसको डिस्प्ले करेगा, यानी पहले उसको प्रोसेस करेगा, है ना। इतनी इतनी चीज समझ लो। ओके, ये पहले रेंडर होगा, देन दोबारा रेंडर होगा, देन दूसरी चीज रेंडर होगी। मतलब इसका फॉर्मेट जो है रेंडर होने का वो ऊपर से नीचे होता है। अब अगर जस्ट इमेजिन करो कि मैं क्या करूं कि ये जो स्टाइल सीट है आपकी, वो स्टाइल सीट यहाँ इस पोजीशन पे यानी बॉडी टैग के जस्ट नीचे लगा दूं स्टाइल। ठीक, जस्ट नीचे लगा दूं, देन क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ एरर आ गया, कभी कभी कि ये सीट जो है आपकी वो रेंडर ना हो पाई, यानी यहाँ पे आके अटक गई। देन क्या होगा कि जो आपकी HTML की सीट है, यानी जो आपका HTML वो डिस्प्ले नहीं होगा, और जो आपका पेज है वो विद HTML ओनली होगा, है ना। HTML यानी कैसा, एकदम रॉ HTML, जो कि आप लोगों ने अभी तक देखा है, कोई उसमें डिजाइन नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम लोग इसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं कि जितना हो सके, वैसे आजकल तो काफी ज्यादा इंटरनेट फास्ट हो गया है और लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे और ये चीज फॉलो करेंगे कि जो भी स्टाइल होगी अपनी, वो हम लोग हेड टैग के अंदर ही स्टोर करें, हेड टैग के अंदर ही लिखें, ताकि जब भी हम लोग का HTML रेंडर हो तो पहले जो है वो स्टाइल रेंडर हो जाए, देन HTML रेंडर हो विद स्टाइलिंग। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, है ना, एकदम नीचे साइड, तो क्या होगा, पहले हम लोगों का HTML रेंडर होगा, देन उसके बाद CSS रेंडर होगा, है ना। पहले हम लोगों का HTML रेंडर हो जाएगा, देन उसमें स्टाइलिंग लगेगी। ठीक, तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो इसीलिए हम लोग जो हेड टैग है उसके अंदर ही अपना स्टाइल लिखते हैं। ओके, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो सेकंड चीज आपको समझ में आ गई, यूजिंग स्टाइल टैग। जो थर्ड चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहे होंगे, वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जो कि इसके नेम से ही डिफाइंड होता है, जो कि इसके नेम से ही डिफाइंड होता है। तो हम लोग कैसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज कर रहे होंगे, तो ये हम लोगों का HTML है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ इसको। ठीक, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट स्टाइल शीट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नेम मैं रख देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। ठीक, तो इसको हम लोग डॉट CSS एक्सटेंशन से सेव कर रहे होंगे, जैसे कि ये हम लोगों ने HTML से सेव किया था, और ये, है ना, तो उसी टाइप से हम लोग सेव कर रहे होंगे। तो ये हो गया हम लोगों का स्टाइल डॉट CSS। अब जितनी भी स्टाइलिंग है वो हम लोग इसी में लिखेंगे, जितनी भी स्टाइलिंग है वो हम लोग इसी में लिख रहे होंगे, एक सेपरेट शीट बना के उसमें लिख रहे होंगे। ओके, तो ये होता है हम लोग का एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब थोड़ा सा डेमो करके देखते हैं। ठीक, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज किया था, अभी तो वेबसाइट में वापस से नॉर्मल हो गया है वही ब्लैक कलर, तो वापस से हम लोग इसको रेड करेंगे यूजिंग स्टाइल शीट। ओके, तो अब क्या होगा, वही फॉर्मेट हम लोग यूज कर रहे होंगे, डॉट, क्लास का नेम, पैरा,
रेड, देन हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, राइट। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कलर, एंड वैल्यू क्या, रेड, ठीक, एंड देन फुल स्टॉप इसका, राइट। उसके बाद ये जब हो गया देन हम लोग आ जाएंगे अपनी इधर। भाई लेकिन तुम लोग देखोगे कि चेंजेस तो हुए ही नहीं है, चेंजेस तो हुए ही नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो हम लोगों ने HTML अब लिखा है अपना, इसको पता कैसे चलेगा कि ये जो स्टाइल शीट है वो उसके लिए है? दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। इसको कैसे पता चलेगा कि ये स्टाइल शीट इसके लिए ही है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस HTML पेज को और इस स्टाइल पेज को, इस CSS के पेज को लिंक करेंगे आपस में। ठीक, लिंक करने से क्या होगा कि इसकी जितनी भी स्टाइलिंग है वो इधर आ जाएगी। तो लिंक कैसे करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग एक टैग का यूज करेंगे, लिंक टैग। ठीक, सो यहाँ पे REL का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन की क्या रिलेशन है ना। लिंक टैग हम लोग यूज करते हैं किसी भी HTML पेज के साथ दूसरे पेज को लिंक करने के लिए। ठीक, तो REL मतलब रिलेशन, और इधर हम लोग डालते हैं कि इसका क्या रिलेशन है जो भी शीट हम लोग लिंक कर रहे हैं। तो जो हम लोगों की शीट है वो तो स्टाइल शीट है, तो इसका जो रिलेशन है वो स्टाइल शीट का है। एंड यहाँ पे HREF मैंने पहले भी बताया था। ठीक, लिंक यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। लिंक क्या है इसकी, अब विद इन द सिस्टम है तो हम लोग डायरेक्टली इस फाइल का नेम दे देंगे style.css। ठीक, अब क्या हुआ कि ये जो HTML पेज है और ये जो CSS का पेज है दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं, और अब इस HTML को पता है कि ये जो इसमें जितनी भी हम लोग स्टाइलिंग लिखेंगे वो इसी को अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने क्लास लिखा, यहाँ पे अब मैं जाके अपनी वेबसाइट पे देखूंगा तो ये जो कलर है इसका वो अपडेट हो चुका है। अगेन हम लोग अपनी स्टाइल शीट में आएंगे और यहाँ पे इसका फॉन्ट जो साइज है, फॉन्ट जो साइज है उसको लार्ज कर देंगे, एंड देन वापस जाएंगे तो देखोगे फॉन्ट साइज भी अपना लार्ज हो चुका है। और हम लोग अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहे, फॉर एग्जांपल इसकी जो बोल्डनेस है वो इंक्रीज करना चाहे, तो फॉन्ट वेट एक प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके हम लोग 900 दे देंगे, तो इसका जो फॉन्ट का जो थोड़ी सी बोल्डनेस है वो इंक्रीज हो गई है, राइट। जो वेट होता है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग तीन तरीकों से तीन तरीकों से स्टाइल करते हैं अपने HTML पेज को। पहला इनलाइन स्टाइल है ना, विद इन द लाइन या विद इन टैग। दूसरा होता है यूजिंग स्टाइल टैग। ठीक, तीसरा होता है एक्सटर्नल शीट से। ये अच्छे से तुमको क्लियर हो गई होंगी, तुमने नोट्स भी लिख लिए होंगे। वैसे तुमको मैं बता दूं, मैंने यार देखो काफी ज्यादा मैं एफर्ट लगाता हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट बता सकूं तुम लोगों को। तुम लोगों की क्लास के पहले ये मैं नोट्स हैं जो कि बनाता हूँ कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। ठीक, तो मतलब जैसे नहीं होता है क्लासरूम में कि टीचर एक दिन पहले प्रिपरेशन करके आता है कि ये चीजें पढ़ानी है, ये मिस नहीं होना चाहिए। उसी तरह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज मैं नोट कर लेता हूँ कि ये बताना है, फिर उसके बाद ये बताना है। जब मैं हाथों से लिख लेता हूँ कॉपी पेन में कि ये टॉपिक्स हैं ऐसे ऐसे बताने, देन उसके बाद मैं एक PPT बनाता हूँ जो कि आपके सामने है, कि मेन मेन टॉपिक लिख देता हूँ कि ये बताना है, हाउ टू स्टाइल और बाकी सारी चीजें। एंड इस तरह से मैं नॉलेज आप तक पहुंचा रहा होता हूँ काफी ज्यादा एफर्ट लगा के। तो मैं आप लोगों से भी थोड़ा एफर्ट की उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, खुद के शॉर्टकट्स जो हैं वो डिस्कवर कीजिए कि ये मैंने लिख दिया है ना। खुद का एक फ्रेमवर्क रेडी करिए, है ना, कि अगर ये लाइन स्टाइल लाइन है तो इसको खुद से एनालाइज करके खुद के वर्डों में लिखिए, जिससे आप जब भी अपने नोट्स जो है उसको खोलें, उसको रिवाइज करें, तो आपको तुरंत समझ में आ जाए अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसका PDF बना के आप लोगों को दे सकता हूँ, है ना। पूरा दे सकता हूँ मैं, मतलब पूरा मैं PDF बना के आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन फिर क्या होगा ना, आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स नहीं बनाएंगे तो जो एक चीज होती ना, एक दिमाग में रिकॉल करने वाली, वो नहीं मिल पाएगी। काफी सारे कोविड के टाइम पे क्या होता था कि जो स्कूल के टीचर्स होते थे वो PDF बांटते थे। खासकर मेरे स्कूल में तो वो लोग क्या करते थे, PDF बांटते थे नोट्स के कि तुम लोगों का टाइम बचे। बट मैंने उसका रिजल्ट देखा कि अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ तो ज्यादा मुझे रिकॉल हो रहा है। अगर मैं ले रहा हूँ नोट्स टीचर्स से PDF फॉर्म में, देन उससे कम हो रहा है क्योंकि मेरा एफर्ट बच रहा है। ठीक, तो एफर्ट लगाओ, एफर्ट से ही हम लोग अपनी जो सक्सेस है उसको पाएंगे। ठीक, तो अगर मैं बीच बीच में नीचे देखूं तो ये मत सोचना कि मैं देख देख के पढ़ा रहा हूँ, वो खाली एक पॉइंट ना मैं भूल जाऊं कि क्या क्या बताना है, बस इसलिए मैं नीचे देख लेता हूँ कि ये हो चुका है टॉपिक, ये हो चुका है, बस इसलिए। ओके, एंड
ठीक, तो ये 3 चीज़ें तुम लोग को समझ में आ गई होंगी, नोट भी कर लिया होगा कि इनलाइन स्टाइलिंग और यूजिंग स्टाइल टैग। और नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। खा वैसे तो हम लोगों ने कलर प्रॉपर्टी को देख लिया है कैसे यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी काफी सारे चीजें होती हैं, है ना। कलर प्रॉपर्टी यूज होती है हम लोगों का, यूज टू सेट द कलर फॉर फोरग्राउंड। फोरग्राउंड मतलब फ्रंट से, ठीक, फ्रंट, फोरग्राउंड मतलब फ्रंट से। ओके, सो ओके, तो हम लोगों ने ये चीज बेसिकली देख ली है कि कैसे हम लोग कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक, तो कलर प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी यहाँ पे। पैराग्राफ के कलर चेंज करने के लिए पहले लिखा कलर, देन कॉलन लगा के फिर हम लोगों ने वैल्यू लिख दी कि कौन सा कलर चाहिए। अगर मुझे ब्लू चाहिए होगा, देन मैं इधर ब्लू लिख दूंगा। ठीक, तो ये जो हम लोगों का पेज है वो, उसका जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में हो जाएगा। उसी तरह बहुत सारे ऐसे नेम है जो कि अब मैं लिख सकता हूँ, येलो लिख दूंगा तो ये येलो में बदल जाएगा। ओके, ठीक, तो फिलहाल के लिए रेड रखते हैं इसको। तो ये होती है आपकी कलर प्रॉपर्टी, जिससे हम लोग टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी बेसिकली यूज होती है जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करने के लिए, या फिर पर्टिकुलर किसी भी चीज का बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, और मैं इसका दे दूंगा बैकग्राउंड कलर येलो। अब तुम लोग देख रहे होगे कि ये देखो, इसका जो इस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर से हो गया है, और जो टेक्स्ट है खुद वो रेड कलर से। देखो, इसका बैकग्राउंड येलो कलर से और टेक्स्ट इसका रेड कलर से। ठीक, तो इसी तरह अगर हम लोगों को किसी भी टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा, देन हम लोग ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का। उसका टेक्स्ट चेंज करना होगा हम लोग को किसी भी टेक्स्ट का, तो फिर हम लोग ये कलर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे होंगे, राइट। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ रही है। हाँ, प्रैक्टिस करनी है अब तुम लोगों को। प्रैक्टिस कैसे करनी है, तुम लोग को एक हेल्प पेज बनाना है। हेल्प पेज यानी कैसे, यहाँ पे ऐसे एक हेल्प पेज होगा, तुम लोग इसमें लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल लिख दोगे ही देयर, बड़ा बड़ा लिखोगे, ठीक, या फिर बड़ा बड़ा नहीं, जैसे लिख पाओ वैसे लिखना। ही देयर आई एम, ठीक, यहाँ पे अपना नेम लिख देना, योर नेम। ठीक, अपना अपना नेम लिखना, योर नेम ही मत कॉपी कर देना। देन उसके बाद यहाँ पे एक बटन बनाना, बटन बनाना मैंने तुमको सिखाया हुआ है। ठीक, बटन में लिखना आई नीड हेल्प। ठीक, और अब तुम लोग को क्या करना है, इस बटन का जो टेक्स्ट का कलर है उसको चेंज करना है। ठीक, कि बटन का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आई नीड हेल्प, इसका कलर चेंज करना है। ये जो बटन का बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करना है। ठीक, जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है उसको। ये जो ही देयर लिखा है ये तुम्हारा एक डिफरेंट कलर से होना चाहिए। ठीक, कुछ भी रख दो, ऑरेंज रख दो, ठीक है ना। वैसे तो ये कुछ अच्छा कलर नहीं है, बट अभी के लिए रख दो, क्या जा रहा। आई एम योर नेम, है ना, इसको क्या करो, कोई एक डिफरेंट कलर रख दो, फॉर एग्जांपल येलो रख दो। ठीक, तो ये चीज तुमको बनानी है, और ये तुम लोगों की प्रैक्टिस है। और अगर मैं बता दूं, चलो बता ही देता हूँ कैसे करोगे। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया जिसका नेम रखा ही देयर। ठीक, ही देयर लिखा, और इसका जो क्लास है वो मैंने लिख दिया कि हेडिंग लिख दिया मैंने। ठीक, कि ये जो है वो मेरी हेडिंग है। उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ लिया, और इस पैराग्राफ में आपका लिख दिया आई एम अक्षत तिवारी। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका क्लास का नेम मैं दे देता हूँ नेम, कि ये मैं अपना नेम लिख रहा हूँ। ओके, देन मैं एक बटन क्रिएट करूंगा, और बटन में लिख दूंगा मैं आई नीड हेल्प, व्हाट आई नीड हेल्प, और इस बटन को क्लास दे दूंगा मैं बटन नेम से, या फिर हेल्प बटन। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग आएंगे अपने सी एस एस में। अब सी एस एस में आ गए, देखो एक चीज और है, जैसे तुमको अगर सी एस एस और एच टी एम एल दोनों साइड बाय साइड करना है तो उसके लिए ये एक ऑप्शन दिया गया है स्प्लिट का। ठीक, अब जैसे ही तुम स्प्लिट में क्लिक कर दोगे तो देखो तुम्हारे ये सी एस एस इधर आ गया। अब तुम यहाँ से सी एस एस को कट कर दो और तुम्हारी यहाँ पे एच टी एम एल आएगा, यहाँ पे एच टी एम एल, यहाँ पे सी एस एस। अब तुम साइमल्टेनियसली कोड कर सकते हो और ऐसे लेंथ को कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको मैक्सिमम लेंथ ऐसे रखता हूँ, क्योंकि इधर साइड मेरा फ्रेम आ रहा होगा,
एंड इसको चलो देखते हैं। ठीक, तो मैं इसको कट करता हूँ। सो पहली जो अपनो हम लोग की हेडिंग है, पहली है CSS हेडिंग। ठीक, अब मैंने कहा हेडिंग को ऑरेंज कलर में करो, तो तुम सीधे जाके ऑरेंज कर दो। ओके, अब मैंने कहा तुमसे कि ये जो नेम है, डॉट नेम, इसको डिफरेंट कलर से करो, तो डिफरेंट कलर क्या ही कर सकता हूँ मैं, ब्लू कर दिया मैंने, राइट, या फिर वाइट कर दिया, वाइट कर दिया। ठीक, सॉरी कलर लिखना मैं भूल गया, कलर वाइट। ठीक, वाइट कर दिया। अब ये जो बटन है, बटन का भी कुछ एक कलर करना है, तो बटन को मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी हेल्प बटन, हेल्प बटन, और इसको, इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मुझे चेंज करना है, यानी टेक्स्ट कलर को फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया वाइट। ठीक, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है बटन का, बैकग्राउंड कलर इसको मैंने कर दिया ग्रीन। ठीक, अब देखते हैं हम लोग की वेबसाइट कैसी बनी है। सो इस तरह की वेबसाइट आ रही है, लेकिन एक चीज देखोगे तुम, ये जो मैंने व्हाइट कलर किया ये दिख नहीं रहा है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका जो व्हाइट कलर है इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज कर दूंगा, ये जो टेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड कलर में ब्लू कर दूंगा, और अब देखो ये पूरा यहाँ तक खिंच गया, क्योंकि जो पैराग्राफ होता है वो भी कौन सा एलिमेंट होता है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक खींच रहा है, एंड तक पूरी वेथ को कवर कर रहा है, मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, बताया हुआ है ना पिछले वीडियो में। कमेंट कर देना, जैसे ही मैं वर्ड बोल रहा हूँ तुरंत ही कमेंट करना, बिल्कुल वेट मत करना, तुरंत कमेंट करना, बिल्कुल भी सर्च मत करना, नहीं पता है भूल गए हो भूल गया लिख देना। ओके, तो ये पूरी वेथ कवर कर रहा है, एंड आई एम अक्षत तिवारी और उसका कलर ब्लू है। तो इस टाइप से तुम एक छोटा सा बना के मुझे भेज देना, वैसे तो मैंने बता ही दिया है बट फिर भी भेज देना। ओके, अब चलो प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा कलर सिस्टम को समझ रहे होंगे। भाई अब ये कलर सिस्टम क्या होता है? कलर सिस्टम यानी कि कलर जो है उसको लिखने का तरीका, कि हम लोग कलर को किस तरह से लिखते हैं। पहला जो कलर लिखने का तरीका होता है वो नेम कलर्स होता है। कौन सा कलर होता है? नेम कलर होता है। अब जो नेम कलर्स हैं, बेसिकली वो हम लोग नेम से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल रेड, येलो, ब्लू, ओके, एंड समथिंग लाइक ग्रीन। ठीक, इस तरीके से टोटल कितने होते हैं? 140 कलर्स होते हैं, 140 कलर्स होते हैं जो कि ब्राउजर समझ पाता है और ब्राउजर रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये कलर कौन सा कलर है, नेम से, नेम कलर। ठीक, नेम कलर जैसे कि मैंने अभी अभी यहाँ पे डिफाइन किया कि वाइट, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, और ब्राउजर को ये चीज समझ में आ रही होती है कि ब्लू लिखा है तो ब्लू में ये कलर हम लोग को डिस्प्ले करना है, ग्रीन मैंने लिखा है तो ग्रीन में ये कलर डिस्प्ले कर देना, ऑरेंज में ये कलर डिस्प्ले कर देना। तो इस तरह से टोटल 140 कलर्स के अराउंड होते हैं। अब शायद चेंज हो गए हों, लेटेस्ट अपडेट कुछ भी हो सकता है, बट जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे अप्रोक्स 140 कलर्स जो है वो ब्राउजर रिकॉग्नाइज करता है। कलर बहुत सारे हैं, कलर बहुत सारे, मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, लेकिन उसमें जो मेन मेन कलर है वो 140 कलर है जो कि ब्राउजर समझ पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है। आप कुछ उल जलूल नेम दे दोगे कलर का, है ना, शायद वो इन फ्यूचर बना हो और ब्राउजर रिकॉग्नाइज ना कर पाए। ओके, सो ये 140 कलर्स हैं जो कि ब्राउजर रिकॉग्नाइज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और कई बार इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है, तो आप लोग 140 बता सकते हैं, या फिर आपके टाइम तक अगर इंक्रीज हो गया हो तो गूगल कर लेना। ओके, पहला तरीका होता है नेम तरीका। ठीक, नेम्ड कलर, तो नेम्ड कलर तो तुमको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हम लोग नेम लिखते हैं और उससे कलर हो जाता है। नेक्स्ट होता है कलर लिखने का तरीका, RGB। RGB तो भैया तुम सबको पता होगा फुल फॉर्म क्या होता है। RGB यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक, RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। देखो ये मान्यता है, और मान्यता सही भी है, कि जितने भी कलर हैं दुनिया में वो रेड, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। क्या समझे? जितने भी कलर हैं, एक मिनट, ओके, सो जितने भी कलर हैं वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब ये कैसे होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं? ठीक, तो देखो इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स क्या होता है
कि पहले हम लोग लिखते हैं इसमें RGB, फिर हम लोग इधर वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 000 क्यों लिखा है? देखो 000 का मतलब होता है ब्लैक कलर, ठीक? अब इन वैल्यूज का पहले मतलब समझते हैं और ये वैल्यूज कैसे आती हैं वो चीज भी हम लोग समझ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बकेट है तुम्हारे पास। क्या है? एक बकेट है, ठीक? इस बकेट में तुमको फॉर एग्जाम्पल रेड कलर मिलाना है या फिर येलो कलर बनाना है तुमको, ठीक? येलो कलर कैसे बनाओगे? येलो कलर बनाने का दो तरीका है। पहला कि तुम इस बकेट में डालो रेड कलर। कौन सा डालो? रेड कलर डालो। देन इस बकेट में डालो तुम कौन सा कलर? ग्रीन कलर। तो अगर तुम रेड और ग्रीन को मिक्स कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ पे येलो कलर बन जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई कि अगर तुम इस बकेट में ग्रीन कलर थोड़ा सा डालोगे और रेड कलर डालोगे तो जो तुम्हारा येलो कलर है जो तुमको चाहिए वो बन जाएगा। तुमने बचपन में काफी बार कलर प्लेट्स लिए होंगे और कलर प्लेट्स में डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके कुछ एक रैंडम सा कलर बनाया होगा, है ना? तो यार सेम चीज हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर रहे होंगे। अब तुम एक चीज देखो कि अगर हम लोगों को येलो कलर बनाना है विद इससे मतलब ये जो आरजीबी फॉर्मेट है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे आरजीबी एंड देन लिखेंगे इसमें 255, फिर लिखेंगे 255 एंड देन 0। अब इसका क्या मतलब होता है 255 का? देखो जो तुम्हारा आरजीबी होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 255। कौन सी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू होती है 0। अब इनका मतलब क्या है? 255 का मतलब है कंप्लीट रेड कलर उठा के बकेट में डाल दिया। क्या? कंप्लीट रेड कलर उठा के, अगर 100% तुम्हारे पास कलर है तो तुमने 100% रेड कलर उठा के उस बकेट में डाल दिया। अब ठीक इतना समझ गए? और मिनिमम 0 का मतलब क्या हुआ कि तुमने एक बूंद भी वो कलर नहीं डाला। 0 का मतलब कि तुमने इसमें फॉर एग्जांपल तुमने अगर आरजीबी समझे, इस बकेट को हम लोग आरजीबी समझे तो हमने इसमें रेड 100% डाल दिया, ग्रीन 100% डाल दिया, लेकिन जो अपना सॉरी ब्लू है, जो सॉरी 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 ये जो अपना ब्लू है वो बिल्कुल भी नहीं डाला। जो ब्लू है वो बिल्कुल भी नहीं डाला। तो क्या हुआ कि जब हम लोगों ने रेड डाला ग्रीन डाला तब इसकी वैल्यू हो गई 255 मैक्सिमम। और जब हम लोगों ने इसमें ब्लू कितना डाला? 0% डाला, तो इसकी क्या हो गई वैल्यू? 0। तो इस तरह से हम लोगों ने कौन सा कलर बनाया? येलो कलर बनाया। कौन सा कलर बनाया? येलो कलर बनाया। और यही कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है और रियल लाइफ और आपकी ये क्या कहते हैं आरजीबी कलर सिस्टम में भी अप्लाई होता है। ठीक, ये चीज थोड़ा सा समझ गए होगे। इसको नोट कर लो और मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इरेज हो गया। ओके, सो ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो आरजीबी फॉर्मेट है इसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई एक डिफरेंट कलर बनाना है, डिफरेंट कलर का मतलब है कि कोई एक रैंडम सा कलर बनाना है, तो हम लोग उसमें रैंडम सी भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 86 दिया, है ना? या मैंने 20 दिया और यहाँ पे दे दिया 10। ठीक, तो ये भी एक डिफरेंट कलर बन के आ जाएगा। कौन सा डिफरेंट कलर बन के आ जाएगा? अब इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब देखते हैं कि ऑरेंज कलर का कलर प्लेटलेट क्या होता है, यानी कलर सिस्टम क्या होता है, ऑरेंज कैसे बनता है। तो हम लोग एक वेबसाइट में आएंगे और RGB कलर कोड, ओके, सो हम लोगों ने डाला। ठीक, अब यहाँ से हम लोग RGB कलर कोड पिक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पे ऑरेंज वाला चाहिए, ये रहा ऑरेंज। ऑरेंज ये रहा, तो ऑरेंज का जो कलर है वो है, देखो रेड 255 है और ग्रीन 128 है और ब्लू 0 है। 255 का मतलब मैक्सिमम हम लोग रेड डालेंगे, फिर अगर हम लोग थोड़ा सा उसमें ग्रीन डाल दें यानी 128 जितना ग्रीन डाल दें और ब्लू एक भी ना डाले तो हम लोग को ऑरेंज कलर मिल जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं। हम लोग इसके लिए पहले लिखेंगे यहाँ पे RGB, ब्रैकेट लगाएंगे एंड सबसे पहले क्या लिखा था? 255 मैक्सिमम वैल्यू किसकी? रेड की। देन थोड़ा सा ग्रीन यानी 128 जितना ग्रीन और ब्लू एक भी नहीं। तो देखो हम लोग का जो कलर है वो ऑरेंज बन के आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो देखो ये जो कलर है ये ऑरेंज बन के आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं। ओके, सो ये कलर है वो ऑरेंज आ गया।
अब यहाँ पे अगर एक और चीज देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल 28 कर दूं, तो ये एक डिफरेंट कलर बन रहा है। देखो ये रेड कलर हल्का हल्का सा बन रहा है, और अगर मैं इसमें और ज्यादा मिला दूं आपका ग्रीन, तो ये येलोइश कलर में बदल गया है। अब मैंने एक रैंडम सा एग्जांपल लिया था, ये वाला, ठीक, जिसमें 86, 20 और 10 मैंने लिखा हुआ था, ठीक। देन मैं ये भी लिखता हूँ 86, 20 एंड 10। तो ये भी एक रैंडम कलर है, ये भी एक रैंडम कलर है। और ये चेंज क्यों नहीं हुआ? आई थिंक ये चेंज हो गया है, लेकिन इतना ज्यादा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर में आ रहा है ना, क्योंकि ये सिमिलर टू ब्लैक है इसलिए ब्लैक लग रहा है ना। तो ये जो हम लोगों ने कलर बनाया है, ये कुछ इस टाइप का कलर है, ऑरेंज, मतलब इस जगह पे ये एग्जिस्ट करता है। और मैं इसको देखो चेंज कर रहा हूँ, तो ऊपर तुम देखो आरजीबी वैल्यू भी चेंज हो रही है इसकी। अगर मैं व्हाइट में जाऊं, देखो व्हाइट होता है कि मैक्सिमम तुम सारे मिला दो, 255 तुम रेड मिला दो, तुम ग्रीन मिला दो, तुम ब्लू बना मिला दो, तो तुम्हारा जो व्हाइट कलर है वो रेडी हो जाता है। ओके, सो ऐसे करने से व्हाइट कलर बन जाता है। तो ये चीज तुम लोग समझ गए होगे कि ये जो आरजीबी फॉर्मेट होता है वो कैसे वर्क करता है। तुम्हारा जो 255 होता है वो मैक्सिमम होता है, तुम्हारा जो जीरो होता है वो तुम्हारा मिनिमम होता है, और इन्हीं दोनों का यूज करके तुम लोग अनगिनत कलर्स बना सकते हो, जिसकी कोई भी परिभाषा नहीं लिखी है, जितने कलर चाहो उतने बनाओ। तो अभी के लिए हम इन दो कलर सिस्टम को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और इन्हीं पे वर्क कर रहे होंगे। एक तीसरा और होता है, तीसरा आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सर्च करिएगा जो वेबसाइट मैंने बताई थी एमडीएम, वो कैसे वर्क करता है, वो कैसे होता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बना दे, नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, ठीक। ठीक, तो जो तीसरा वाला है उसका नेम मैं बता दूं क्या, हेक्साडेसिमल। समझ गए होगे तुम लोग, ठीक, हेक्साडेसिमल होता है। और ओके, सो होमवर्क है तुम लोगों का, एमडीएन वेबसाइट में जाना, सर्च करना, देखना कैसे क्या वर्क करता है वो, और बताना मुझे, उसका भी नोट्स बनाना, उसका भी नोट्स बना के मुझे भेजना। नेक्स्ट चीज जो हम लोग देख रहे होंगे वो यार होता है आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। क्या होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज? यानी कि ये प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट वेट, फॉन्ट डेकोरेशन, सॉरी फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, और लेटर स्पेसिंग एंड फॉन्ट साइज। टेक्स्ट अलाइन मतलब क्या होता है कि ये समझ लो कि अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, कि हम लोग टेक्स्ट को सेंटर में रखें, किनारे रखें, बाएं दाएं कहाँ रखें, ऊपर नीचे, वो चीज हम लोग टेक्स्ट अलाइनिंग प्रॉपर्टीज से बता रहे होते हैं। फॉन्ट वेट यानी कि कितना उसका वेट होना चाहिए, कितना बोल्ड वो होना चाहिए, वो चीज हम लोग फॉन्ट वेट से बता रहे होते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में यार हम लोग ये चीज बता रहे होते हैं कि टेक्स्ट में अंडरलाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। अंडरलाइन चाहिए तो कैसी चाहिए, डॉटेड चाहिए, या फिर वो नहीं होता है लाइन छोड़ छोड़ के वाली, ऐसे ऐसे करके एक अंडरलाइन होती है, तो ऐसी चाहिए तुमको या कैसी चाहिए, वो तुम लोग फॉन्ट डेकोरेशन से कर सकते हो। फॉन्ट डेकोरेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, इस चीज को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे। देन लाइन हाइट, लाइन हाइट का मतलब होता है कि एक आपने लाइन लिखी, देन दूसरी लाइन लिखी, तो दोनों लाइंस के बीच में आपको कितनी स्पेस चाहिए, वो चीज हम लोग लाइन हाइट से डिफाइन कर रहे होते हैं। देन हम लोग लेटर स्पेसिंग देख रहे होंगे कि लेटर के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। देन हम लोग फॉन्ट साइज देख रहे होंगे कि एक जो फॉन्ट है उसका साइज कितना बड़ा होता है या कितना बड़ा होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके देख रहे होंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए हम लोग आ जाएंगे अपने VS कोड में, एंड मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हेडिंग प्रॉपर्टी है, हेडिंग प्रॉपर्टी में ही हम लोग इसको कट कर देते हैं, एंड हेडिंग प्रॉपर्टी में हम लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लगाएंगे, टेक्स्ट अलाइन, और लेट से सेंटर। अब हम लोग अपनी वेबसाइट में जाएंगे तो देखेंगे कि ओके, ये टेक्स्ट कहाँ गया, ओके, टेक्स्ट हम लोगों को दिख ही नहीं रहा। ओके, ये रहा टेक्स्ट, ठीक, थोड़ा सा जूम आउट हो गया था। तो ये जो हम लोग का टेक्स्ट है वो अब सेंटर में आ चुका है, पेज के सेंटर में आ चुका है। अगर मुझे इसको लेफ्ट राइट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट कर दूं, ठीक, तो ये लेफ्ट चला गया। अगर मैं इसको राइट कर दूं तो ये राइट चला गया।
ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है इसका यूज कर रहे होते हैं। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है वो वर्क करती है विद रिस्पेक्ट टू with respect with respect to their parent element। पेरेंट एलिमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लिखा है कि एक div लिखा फॉर एग्जांपल के लिए, है ना। div के अंदर लिख दिया पैराग्राफ टैग, ठीक, और यहाँ पे div को क्लोज कर दिया। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, ये div बॉक्स बनाया है, ये div को इस तरह समझो कि ये एक पेज है पूरा, ये एक पेज है, ठीक, और बीच में आपने कहीं ये डिव बनाया है, ये करके डिव, इसी के अंदर एक और डिव बनाया है, ठीक, ये डिव हो गया आपका, और एक पैराग्राफ लिखा है आपने, तो ये जो पैराग्राफ है वो आपको यहाँ लिखा होगा, ठीक, इस डिव के अंदर लिखा होगा। तो अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो टेक्स्ट अलाइन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट पेज नहीं होगा, मतलब अब ये टेक्स्ट अलाइन क्या होगा कि यहाँ पे ये जो आपका डिव है इसके सेंटर में आएगा। अगर आप पैराग्राफ में टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट लगाएंगे, राइट लगाएंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट एलिमेंट यानी विद रिस्पेक्ट टू डिव ये चेंज होगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट लगाया आपने तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर राइट लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होती है कि जो टेक्स्ट अलाइन है विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट एलिमेंट्स ही होता है। पेरेंट एलिमेंट यानी क्या, कि इसके ऊपर जो टैग है, ये टैग जिसके अंदर है उस टैग के रिस्पेक्ट में ही होता है। अब हम लोगों के केस में क्या है कि ये जो आपका पैराग्राफ टैग है वो बॉडी टैग के अंदर है, तो जो पैराग्राफ टैग है उसका पेरेंट एलिमेंट बॉडी हुआ इस टाइम पे। और बॉडी का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट पेज बॉडी है, ठीक, तो उसके रिस्पेक्ट में ये टेक्स्ट अलाइन हो रहा है लेफ्ट राइट सेंटर, ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट कैसे हम लोग सेट करते हैं, ओके। तो फॉन्ट वेट भी बहुत आसान होता है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट एंड वेट। अब फॉन्ट वेट हम लोग इतने तरीकों से डिफाइन करते हैं, 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8 टिल 900। 900 इसका मैक्सिमम होता है और 100 मिनिमम होता है। तो अगर मैं 900 सेलेक्ट करूं और इसको पहले मैं लेफ्ट ले आता हूं, तो अगर मैं 900 सेलेक्ट करूं तो तुम लोग देखोगे कि ये जो टेक्स्ट है काफी ज्यादा बोल्ड हो चुका है ना, काफी ज्यादा थिक हो चुका है। और यहीं पे अगर मैं क्या करूं, 900 की जगह 700 करूं, अब देखोगे कि हल्का सा, थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा कम हुआ है ना, बहुत ही हल्का सा, जो फर्क भी नहीं लग रहा तुमको। मैं अगर इधर 400 कर दूं, अब 400 में देखो ये इस तरह का कुछ हुआ है, ठीक, तो ये एक वेट होता है फॉन्ट वेट। तो इस टाइप से तुम लोग कम ज्यादा कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट का जो वेट है वो, ठीक, ये चीज समझ गए होगे तुम लोग। नाउ इट्स टाइम टू फॉन्ट डेकोरेशन। तो फॉन्ट डेकोरेशन क्या होता है और ये कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं फॉन्ट, ओके, फॉन्ट, फॉन्ट डेकोरेशन, ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, इसको चेंज कर लेना। ये फॉन्ट डेकोरेशन नहीं होता है, ये होता है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक। तो आई थिंक पीपीटी में गलत हो गया है, ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इस चीज को भी सही कर लेना अपने अपने पेज में, ये भी गलत है, इट्स टेक्स्ट डेकोरेशन नॉट फॉन्ट डेकोरेशन, ओके। नाउ आ जाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। अब देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में काफी सारे होते हैं, जैसे डैश्ड, डॉटेड, डबल, लाइन थ्रू, है ना, नन, ओवरलाइन, सॉलिड एंड अंडरलाइन एंड वेवी, है ना। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग मेन मेन चीजें देख रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अंडरलाइन, ठीक। अब अंडरलाइन जैसे मैं लिखूंगा तो तुम लोग देखोगे कि ये जो टेक्स्ट है उसमें एक अंडरलाइन बन के आ गई है, राइट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वीएस कोड में, देन लाइन, अंडरलाइन के बाद हम लोग लिखेंगे ओवरलाइन, ठीक। तो ओवरलाइन तुम लोग देखोगे कि जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन आ चुकी है इस टाइम पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आओगे, मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल आपका क्या लिखूंगा, लाइन थ्रू, ठीक। लाइन थ्रू भी इंपॉर्टेंट है, लाइन थ्रू में क्या होगा कि ये जो लाइन है वो टेक्स्ट को कट कर देगी, ठीक। तो इस तरह की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये टेक्स्ट डेकोरेशन है। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कंप्लीट पैरा लिखूंगा जो कि हो जाएगा आपका लॉरेन टन
40 के अराउंड एंड और ज़्यादा लिख देता हूँ मैं, लॉरेम 40 के अराउंड। ओके, इसको मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, लॉरेम। ओके, मिनट, लॉरेम 40। ठीक, तो ये इतनी सारी लाइंस हो गई हैं और यहाँ भी 2 लाइन हो चुकी है। मैं इस प्रॉपर्टी को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये भी जान लो कि सीएसएस में इस तरह से कमेंट आउट होता है। ठीक, कमेंट आउट बहुत ही बेसिक चीज़ है। देन हम लोग क्या करेंगे इसमें, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी थी आपकी, लाइन हाइट प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइन हाइट प्रॉपर्टी लगाएंगे और लाइन हाइट प्रॉपर्टी को अप्रोक्स कर देंगे 20 पिक्सल्स। वैसे 20 पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए मैं 3 पिक्सल्स लिखूंगा। एंड यहाँ पे देखेंगे तो 3 पिक्सल्स में ये लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। मुझे और ज़्यादा देना पड़ेगा, 13 पिक्सल्स। 13 पिक्सल से ये क्लोज क्लोज हो रहा है, आई थिंक 30 पिक्सल ठीक था। 30 पिक्सल से देखो लाइन की हाइट जो है वो इतना हो रही है। ठीक, देन और ज़्यादा मैं अगर दे दूँ 70 पिक्सल्स, 70 पिक्सल से दो लाइंस की जो बीच की डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा हो रही है। ठीक, तो लाइन हाइट का सिंपल सा यही मतलब है कि दो लाइनों के बीच में जितनी भी आपको डिस्टेंस बढ़ानी हो वो आप बढ़ा सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। डन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको भी मैं कट ही कर देता हूँ नाउ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग भी हम लोग अच्छे से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इस तरह से देख रहे हो लेटर में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ 2 पिक्सल्स के अराउंड। तो देखो ये जो लेटर्स हैं उस उनके बीच में 2 पिक्सल्स की ये देखो गैपिंग आ गई, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो लेटर है उसके बीच में भी स्पेसिंग दे सकते हैं यूजिंग लेटर स्पेसिंग। नेक्स्ट फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे कि चलो लेटर स्पेसिंग भी दे दी, लाइन हाइट भी दे दी, लेकिन भैया मुझे ये बहुत ही छोटा छोटा दिखता है, चश्मा लगा हुआ है दिख नहीं रहा, फॉन्ट बढ़ा दो इसका। चलो भैया फॉन्ट बढ़ा देते हैं। तो हम लोग वो फॉन्ट साइज का यूज करके फॉन्ट बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स लिख दिया मैंने, तो अब ये जो हाइट है फॉन्ट की यानी जो साइज है फॉन्ट का वो इंक्रीज हो चुका है। मैं फॉन्ट के साइज को 50 पिक्सल्स कर दूंगा तो ये देखो इतना ज़्यादा साइज इसका इंक्रीज हो गया है। मैं इसके साइज को कम कर सकता हूँ, 10 पिक्सल भी कर सकता हूँ, तो ये और ज़्यादा छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल करते हैं आपके फॉन्ट साइज को, यानी फॉन्ट के जितने भी टेक्स्ट का जो साइज है उसको। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। ओके, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, वैसे तो नहीं हो गई है मिस। ओके, तो अब हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज यूनिट इन सीएसएस। देखो फॉन्ट साइज यूनिट क्या होती है कि ये जो मैंने अभी इधर यूनिट लिखी है 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स का क्या मतलब हुआ, 10 पिक्सल्स का क्या मतलब हुआ, मतलब भैया ये बताओ 10 पिक्सल्स तो ठीक है लेकिन 10 पिक्सल्स कितना होता है, 10 पिक्सल्स कितना होता है ये तो बताओ। भाई देखो 10 पिक्सल्स जो होता है 1 इंच, जो 1 इंच होता है वो आपका 96 पिक्सल्स होता है। क्या होता है, 1 इंच इज इक्वल टू 96 पिक्सल्स। तो अगर तुम जब भी 1 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स बढ़ा रहे हो और तुमको इंच का थोड़ा बहुत अंदाजा है तो तुम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी तुम 96 पिक्सल्स बढ़ाओगे यानी तुम 1 इंच इंक्रीज कर रहे हो, 1 इंच इंक्रीज कर रहे हो। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पिक्सल्स को डिफाइन करते हैं, पिक्सल्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखो फॉन्ट जो यूनिट्स होती हैं जैसे पिक्सल्स, तो सिर्फ पिक्सल्स नहीं है और भी बहुत सारी यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग अपने फॉन्ट साइज को और भी बाकी सारे साइजेस को बढ़ा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो टाइप की वैल्यू होती हैं, एक होती है आपकी एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। यहाँ पे दो कर देना, ये गलत हो गया है ये। ठीक, तो ये दूसरा है, तो दूसरा हो गया आपका रिलेटिव वैल्यू। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो फॉर एग्जांपल पिक्सल्स हो गया आपका। ठीक, पीटी हो गया, क्या होता है पीटी हो गया, देन पीसी हो गया, देन आपका सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर हो गया,
एंड देन उसके बाद इंच हो गया। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने सीएसएस में, और ये सारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक, कुछ रिलेटिव वैल्यूज़ होती हैं। रिलेटिव वैल्यूज़ यानी जैसे परसेंटेज, जैसे ईएम, जैसे आरईएम, जैसे सीएच, वीएच एंड मैनी मोर। ठीक, ये भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं जो कि होती हैं आपकी रिलेटिव। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट यानी फिक्स्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट यानी फिक्स्ड वैल्यू कि एक पिक्सल में 90, सॉरी उल्टा हो गया, एक इंच में 96 ही पिक्सल्स होंगे। ये कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, अब लेकिन जो रिलेटिव वैल्यूज होती हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज करती हैं। अकॉर्डिंगली कैसे चेंज करती है? परसेंटेज है, परसेंटेज है। कभी स्क्रीन की साइज आपकी फोन होती है, कभी आपका लैपटॉप होता है, कभी आपका टैबलेट होता है। ठीक, तो तीनों में जो साइज है वो डिफर करता है ना। लेकिन अगर आप इसमें पिक्सल यूज करेंगे, पिक्सल जो है वो भी इसमें सेम होता है। 96 पिक्सल, इसमें भी 1 इंच होगा, इसमें भी 1 इंच होगा, और इसमें भी 1 ही इंच होगा। लेकिन परसेंटेज के केस में ये चीज अलग है। अगर हम लोग इसमें लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 50%, तो मोबाइल के केस में 50% अलग होगा, टैबलेट के या लैपटॉप के केस में ये 50% अलग होगा। तो जो आपका रिलेटिव होता है वो रिलेट करता है पर्टिकुलर डिवाइस के साइज से, कि साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो फॉन्ट वेट है या फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, उसको मैं चेंज कर लूंगा। कि अगर तुम्हारा चलो डिवाइस छोटा है यानी फोन है, तो मैं अपने जो साइज है टेक्स्ट का उसको उसको अकॉर्डिंगली छोटा कर लूंगा। लेकिन पिक्सल्स के केस में ये चीज़ नहीं होती, यानी एब्सोल्यूट के केस में ये चीज़ नहीं होती। और यहाँ पे हम लोग अगर 1 पिक्सल लिखा है और आपका डिवाइस चाहे जितना छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, गोरा हो, जैसा भी हो, वो उतना ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक, और ये सारी वैल्यूज हम लोग यार धीरे धीरे सीख रहे होंगे कि किस तरह से यूज करते हैं। और आपका क्वेश्चन होगा क्या भैया मुझे इतनी सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी? एब्सोल्युटली नॉट। ये सारी वैल्यू आप लोगों को प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगी। अभी के लिए बस पिक्सल समझो, परसेंटेज समझो, इन्हीं इन्हीं दोनों पे हम लोग वर्क कर रहे होंगे, और बाकी सारी तो तुम लोग यार खुद ही प्रोजेक्ट्स बना के एक्सप्लोर कर लोगे बाद में। ठीक, तो ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। परसेंटेज में दिखा देता हूँ परसेंटेज कैसे वर्क करता है। एक बार एब्सोल्यूट तो मैं दिखा चुका हूँ कि ये मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10% यानी या फिर 40% मैंने लिख दिया। ठीक, सेव कर लिया एंड अपनी इधर आता हूँ। तो जो 40% है इस साइज का, ये जो स्क्रीन की साइज है लैपटॉप का, उसके बहुत छोटा हुआ है ना। वही अगर मैं इसको 100 पिक्सल्स कर दूं, 100% कर दूं, तुम लोग देखोगे इस तरह का साइज हुआ। ठीक? तो यार इस तरह से हम लोग जो रिलेटिव यूनिट्स है उनका यूज कर रहे होते हैं। ओके, ये चीज आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फॉन्ट फैमिलीज, बहुत ही प्यारा टॉपिक है फॉन्ट फैमिलीज। फॉन्ट फैमिलीज क्या होती है? देखो यार, एक फॉन्ट तो होता नहीं है, काफी सारे फॉन्ट होते हैं, काफी सारे फॉन्ट के टाइप होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। फॉन्ट फैमिली मतलब क्या होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जब भी आपने एक्सेल यूज किया होगा, वर्ड यूज किया होगा, तो फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको चेंज करने की कोशिश किया होगा, कि कभी एरल कर लिया होगा, कभी टाइम्स रोमन कर लिया होगा, है ना। इस टाइप के फॉन्ट जो है आपने चेंज किए होंगे, तो वो भी हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से चेंज होते हैं। यहाँ पे मैं जो इसका फॉन्ट साइज है उसको पहले एक बार के लिए 20 पिक्सल्स कर लेता हूँ। और ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही बेकार सा फॉन्ट है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, लिखूंगा फॉन्ट फैमिली। ठीक, फॉन्ट फैमिली, और एक कोई चूज कर लूँ। देखो इसमें इतने सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं, मैं फॉर एग्जांपल टाइम्स रोमन, टाइम्स और ये सिरिफ वाला चूज करता हूँ, सेव करता हूँ मैं। तुम देखोगे इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा आई थिंक चेंज हुआ है। बट अब चलो दूसरा एक फॉन्ट रख देते हैं बिल्कुल ही अलग। एक फॉन्ट होता है आई थिंक मोनो स्पेस करके, तो ये देखो मोनो स्पेस, तो इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया। देन उसके बाद एक और फॉन्ट होता है भाई, एंड फॉर एग्जांपल ये गिल सेंस, है ना, इस टाइप का कोई फॉन्ट लिख देते हैं, है ना? और ये देखो फॉन्ट इस टाइप का चेंज हो गया। तुम लोग एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे एक फॉन्ट, दो फॉन्ट, तीन फॉन्ट, चार फॉन्ट, पांच फॉन्ट, ये क्यों लिखे हैं? मतलब चार चार पांच पांच फॉन्ट्स क्यों लिखते हैं हम लोग? ये अलग अलग फॉन्ट्स हैं, ये सारे अलग अलग फॉन्ट्स हैं, ये हम लोग क्यों लिखते हैं? देखो यार, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया, फॉन्ट लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मैं लिखता हूँ, एक फॉन्ट वन लिखा, फॉन्ट टू लिखा, जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं, फॉन्ट
3 लिख दिया। ठीक, जैसे कि हम लोगों इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 फ़ॉन्ट लिखे हैं हम लोगों ने, अलग-अलग वो भी। तो वो क्यों लिखे हमने? फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो कि जो आपको ब्राउज़र है, आखिरकार ये सब रेंडर तो ब्राउज़र पे ही हो रहा है। ब्राउज़र आपका ये वाला फ़ॉन्ट नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाया, नहीं लोड कर पाया, देन हम लोग ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये भी नहीं रेंडर कर पाया या फिर ब्राउज़र के पास ये फ़ॉन्ट अवेलेबल ही नहीं हुआ, देन हम लोग ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इसमें फ़ॉन्ट के लिस्ट दे रहे हैं कि अगर ये ना यूज़ हो, पहले सबसे पहले ये देखो कि अगर ये फ़ॉन्ट मिल जाए देन इसी को रेंडर करो, इसी को दिखाओ। बाई चांस ना मिले, तुम्हारे पास ये फ़ॉन्ट ना हो, देन ये वाला दिखा दो। ये भी ना हो तो ये वाला दिखा दो, है ना? उसी तरह हम लोग 4-5 फ़ॉन्ट लिखते हैं लाइन वाइज़ कि अगर ये ना हो ये ना हो ये ना हो ये। तो इस टाइप से हम लोग इसमें डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और अगर कोई भी फ़ॉन्ट ना हो तो ब्राउज़र के पास जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो इसमें डिस्प्ले करा देता है और ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक, तो फॉन्ट फैमिली इस तरह आसान होता है एंड एक चीज़ और है कि हम लोग बाहर से भी फॉन्ट ले सकते हैं। बाहर से कैसे? वेबसाइट से एक्सटर्नल फॉन्ट्स जो होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग के पास जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है उसमें एक लिमिटेड फॉन्ट ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स चाहिए तो कैसे लेंगे? देखो एक वेबसाइट है गूगल फॉन्ट करके। कौन सी? गूगल फॉन्ट। एंड यहाँ पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि काफी सारे फ़ॉन्ट्स हम लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखो काफी सारे फ़ॉन्ट्स। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो पॉपिन फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट है इसको मैं काफी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे काफी ज़्यादा पसंद है। ठीक? तो मैं क्या करूँगा इसको मुझे ये फ़ॉन्ट चाहिए तो जैसे ही मैं वेबसाइट में गया देन ये फ़ॉन्ट मुझे पसंद आ गया मैंने गेट फ़ॉन्ट में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है कि या तो तुम डाउनलोड कर लो फ़ाइल को और या तो तुम लिंक ले लो। तो डाउनलोड करके स्टोरेज क्यों ही बढ़ाना, मैं लिंक ही ले लेता हूँ क्योंकि गूगल तो कभी बंद होने वाला है नहीं। तो इसमें ये चीज़ दिखा रहा है कि तुम या तो इस तरह से इसको लिंक्ड कर लो या फिर इंपोर्ट वाला तरीका होता है। 2 तरीके होते हैं जिससे हम लोग जो आपका फ़ॉन्ट है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो इंपोर्ट वाला तरीका है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ से मैं ये जो लिंक दी है इसने इसको कॉपी करता हूँ मैं, ठीक? और अपने सीएसएस में आके पेस्ट करता हूँ। तो बेसिकली इससे हम लोग ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट करो। इंपोर्ट इंपोर्ट का मतलब है मंगाओ। यूआरएल यूआरएल दे दिया कि इस यूआरएल से जो चीज आ रही है उसको रखो अपने पास इंपोर्ट करके। तो बेसिकली इस यूआरएल से मुझे ये पॉपिन फॉन्ट मिल रहा होगा। अब हम लोग जो पॉपिन का फॉन्ट है उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉन्ट फैमिली में हम लोग लिख लें अगर पॉपिन, ठीक? तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है और फॉन्ट फैमिली में अगर हम लोग लिख दें पॉपिन, ठीक? तो अब हम लोगों की जो स्टाइल है यानी वेबसाइट में तो वो कुछ इस टाइप से हो रही होगी पॉपिन। ओके, सो इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल जो फॉन्ट्स होते हैं उनको भी अपनी वेबसाइट में ला रहे होते हैं। तो इस तरह से जैसे काफी सारे फॉन्ट है, अगर आपको कोई भी फॉन्ट चाहिए तो यहाँ से जाके ले सकते हो। बहुत सारे फॉन्ट है, ये देखो बहुत सारे फॉन्ट है। जैसे ये डांसिंग स्क्रिप्ट करके ये जाओ गेट फॉन्ट में क्लिक करो एंड यहाँ से तुमको इसकी लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर लो, वहां पे जाके पेस्ट कर लेना एंड योर फॉन्ट इज रेडी टू शो। ओके, यहाँ पे पॉपिन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी शायद पॉपिन को ऐड किया है। बट जिस तरह से पॉपिन्स आया है उस तरह से तुम सेम डांसिंग स्क्रिप्ट करके भी यूज कर सकते हो। ओके, ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग फॉन्ट्स को लाते हैं। नाउ हाँ, नेक्स्ट चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। भाई ये तो तुम लोगों को बनाना है, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। पिछला वाला तो मैंने बता दिया था। अब आप लोगों को डिजाइन करना है विद द गिवन टेक्स्ट यूजिंग द सीएसएस की तुमको सीएसएस यूज करके और ये जो गिवन सीएसएस है इस इन प्रॉपर्टीज का यूज करके तुमको एक पेज बनाना है, एक वेब पेज बनाना है। ठीक, देखो यार फॉन्ट फैमिली चलो तुम डांसिंग स्क्रिप्ट ही लिख देना जो कि मैंने अभी बताया। तुम डांसिंग स्क्रिप्ट का यूज करके फॉन्ट फैमिली का यूज करके तुम अपना जो वेब पेज है वो बनाओगे। पूरे वेब पेज में तुम्हारे डांसिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए। कलर क्या रखोगे? जो मन करे रख लेना, बस डिफरेंट कलर होना चाहिए ब्लैक के अलावा। जो सेंटर अलाइन टेक्स्ट कर देना, जो आपका टेक्स्ट होगा वो कम्प्लीटली सेंटर में होगा। ओके, जो टेक्स्ट का साइज है वो 60 पिक्सल्स रखना। जो फॉन्ट का वेट है उसको 900 रखना। जो स्पेस बिटवीन लेटर है उसको 1.5
px लिखना यानी पिक्सल्स रखना। जो लाइन हाइट है उसको भी 1.5 पिक्सल्स रखना। और क्या करना, ऐड अंडरलाइन। जितना भी आप लोग टेक्स्ट लिखोगे उसमें अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट, जित अगर जो आपका टेक्स्ट है वो अपर केस में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपर केस में। अगर आपने स्मॉल केस में लिखा है तो अपर केस में होना चाहिए, और अपर केस में लिखा है देन वो अपर केस में होगा ही। लेकिन ये चीज तुमको यूजिंग सीएसएस ओनली करना है। ये आपको करना है गूगल। क्या करना है, गूगल से देख के करना है कि कैसे हम लोग जो अपर केस है उनको यूज करते हैं इन सीएसएस, कैसे हम लोग सारे लेटर को अपर केस बनाते हैं। बिकॉज वी आर प्रोग्रामर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, वी गूगल। ओके, तुम लोगों का होमवर्क है, अच्छे से करो, भेजो मुझे। अटेंडेंस लगाना मत भूलना। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक चीज और कमेंट कर देना, वॉच्ड टिल द एंड। और अगर ये चीज नहीं कमेंट कर रहे होगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने एंड तक नहीं देखा है। ओके, ठीक, तो कमेंट कर देना। और ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।